प्रो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी तैयारी कर ली है और कई जगह रैली भी की जा रही है। और इसी दौरान कई राज्यों में मणिपुर, महाराष्ट्र में हिंसा देखने को मिल रही है। इन्हीं सब चर्चों पर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वामसेव के और भारत मुक्ति मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पुणे और अहमदनगर में दंगे कराने की कोशिश की जा रही, तो उसको कैसे देखते? 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को आरएसएस बीजेपी के लोग जीतना चाहते हैं, मगर पिछले 10 साल से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके आधार पर वो वोट मांग सकते हैं। वोट मांगने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिसके आधार पर लोग उनको वोट दे दें, इसलिए ये दंगे फसाद करवाने का काम कर रहे हैं और दंगे फसाद करवा कर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। दूसरी बात, यह जो महाराष्ट्र का रेफरेंस आप दे रहे हो, ये ऐसे फसादात के कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी के द्वारा देश भर में हो रहे हैं, कई राज्यों में हो रहे हैं। हम तो सारे देश भर में संगठन चला रहे हैं, तो हमारे पास देश भर की सूचनाएं हैं, देश भर की जानकारी है। उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये काम वो देश भर में कर रहे हैं। मणिपुर में 1 महीने से ज्यादा हो गई है और 100 से ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु हो गई। कई सैकड़े चर्चों, मंदिरों पर हमला किया गया, तोड़े गए। तो लोग यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री की चुप्पी और सरकार वहां पर बीजेपी के होना, तो इसके क्या मायने निकालते हैं? प्रधानमंत्री चुप्पी साध रहे हैं, उसका कारण ये प्रधानमंत्री जिस पार्टी के है, बीजेपी के, ये आग उन्हीं लोगों के द्वारा लगाई हुई है। सारे देश भर में आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते हैं और वहां आदिवासी वर्सेस ओबीसी का झगड़ा लगा दिया ताकि ओबीसी के लोग बीजेपी के साइड में खड़े हो जाए। ऐसे तो हो नहीं सकते, इसलिए ओबीसी के लोगों को अपने साथ, जो मैतेई समूह है, उसको अपने साइड में करने के लिए, वो अभी ओबीसी के ग्रेड में है, उसको अपने साइड में करने के लिए उन्होंने, बीजेपी ने उसको इसमें डालने की कोशिश की, आदिवासियों में। इसकी वजह से ये झगड़ा खड़ा हो गया। आदिवासियों को लगा कि इसकी वजह से हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है। इस असुरक्षा की भावना की वजह से हिंसा शुरू हो गई और इस वजह से ये फसाद हो रहा है। अब इस फसाद से क्या हो गया? आदिवासी वर्सेस ओबीसी, ये झगड़ा खड़ा हो गया और ओबीसी के लोगों को लगता है कि वो बीजेपी आरएसएस के लोग उनके फेवर में है। ये सारा खेल और ये सारी आग लगाने का जो काम है, तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किया हुआ है। तो क्या जो तथ्य अवेलेबल है उसके अनुसार तो ये आग आरएसएस बीजेपी के लोगों ने लगाई हुई है। और एक सर, जो देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन दोनों में अभी विवाद देखने को मिल रहा है बेटे को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति में कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है जहां एकनाथ शिंदे को नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है? आरएसएस और बीजेपी के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो अभी 2024 के चुनाव में उनके लिए भारी पड़ रही है और इस वजह से, वो भारी पड़ने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये शिंदे हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। शिंदे की वजह से चुनाव में उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है बीजेपी लोगों को। दूसरा, उन्होंने शिवसेना को इसलिए तोड़ा कि शिवसेना के वोटर जो है वो इनके साथ आ जाएंगे शिंदे के नाम पर। ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब बीजेपी को, आरएसएस को ऐसा लग रहा है चुनाव के बाद, ऐसा होता हुआ उनको दिख नहीं रहा है। इस वजह से ये टकराव पैदा हो गया।
तो और 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। जैसे तमाम विपक्षी दल बिहार से हो, केजरीवाल हो, कांग्रेस से हो, तो एकजुट में आ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या बड़ा विपक्ष खड़ा होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप यात्रा भी निकाल रहे हैं ईवीएम के विरोध में। ये जो 23 तारीख को अपोजिशन पार्टी की एकता करने का प्रयास किया जा रहा है। हुँ, सबसे पहले तो ये प्रयास जो है ये खुशी की बात है कि वो लोग जो है ऑल अपोजिशन पार्टी के लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, मगर उनके अंदर भी बहुत सारे अंतर्विरोध है, इसके बावजूद भी इकट्ठा आने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इतने इकट्ठा आने मात्र से ही बीजेपी को परास्त करना संभव हो जाएगा, हुँ, अभी ऐसा इतना लग नहीं रहा है, इतना आसान नहीं है। हुँ, दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कि जब ये मीटिंग करवाने की कोशिश हो रही थी, तो उस समय 22-23 दल के लोग उनके साथ में थे। हुँ, फिर वो 22-23 के दल 22 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर अभी पता चल रहा है कि 16 ही दल के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। हुँ, तो इसका मतलब है कि 6-7 दल जो हैं ये बीच के पीरियड में बीजेपी के लोगों ने डर पैदा करके उनको अलग करने की तोड़ दी। कोशिश की। तो बीजेपी के लोग इस एकता की वजह से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर ये सारे लोग इकट्ठा हो गए तो फिर तो उनको चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तीसरी टर्म होगी। तीसरी टर्म में वैसे ही बहुत सारे लोग बीजेपी के विरोध में हो गए हैं, बहुत सारे इश्यूज है। उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि तीसरे इश्यूज को आसानी से जीता जा सकता है। हुँ, तो इसलिए एक तो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसकी वजह से भी हिंदू मुसलमान का फसाद करवाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। दूसरा, इकट्ठा ना आने पाए इसके लिए इन दलों के लोगों को फाइलें ओपन करने का, सीबीआई और सीआईडी का और ईडी का। ईडी का डर दिखाकर भी उनको अलग किया जा रहा है। हुँ, तो बीजेपी के लोग डरे हुए तो है। हुँ, इसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टी के लोगों को ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग केवल इकट्ठा आने मात्र से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। हुँ, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये अगर लग रहा है तो कोई गलत बात तो नहीं है, उनकी समस्याएं है, मगर ये वेलकम मूव है, अच्छा है कि वो इसको सफल हो सकते हैं क्या? अगर वो इकट्ठा आते हैं और भी लोगों को, तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो वो सफल हो सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में अगर अपोजिशन पार्टी के लोग हुँ, इकट्ठा नहीं आए, हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल हुँ, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास 32% वोट है और बीजेपी के पास 50% वोट है और अभी अपोजिशन पार्टी में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, मजबूत पार्टी, जो गठबंधन में इनके साथ में है, अखिलेश यादव के साथ में। हुँ, तो इसकी वजह से अखिलेश को अकेले ही मुकाबला करना पड़ेगा, तो बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने के चांसेस है। और अगर बीजेपी यूपी में ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गई तो शायद सेंटर में अपोजिशन की सरकार नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश का समाधान वो कैसे कर पाते हैं, इसके ऊपर सरकार निर्भर है। 3 राज्य इस पे मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। हुँ, बिहार में 40 सीटें हैं, महाराष्ट्र 48 सीटें हैं और यूपी 80 सीटें हैं। तो 40 और 80, 120 और 48, 168 तो 3 ही स्टेट के। ये 3 स्टेट का मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर है। इसमें अभी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो यूपी में है हुँ। तो जैसे अभी और हाँ, और बीजेपी गठबंधन जो है दिन ब दिन यूपी में, बिहार में मजबूत हो रहा है, हुँ, लगातार मजबूत हो रहा है। और जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटका में जैसे कांग्रेस की जैसे सरकार अभी बनी है। हाँ, बिहार में अपना जो रामविलास पासवान का बेटा है, हुँ,
वो भी बीजेपी गठबंधन में जाने की लाइन में लगा हुआ है। और जो जीतन राम मांझी है वो भी, तो इससे तो मतलब बहुत बड़ा जो शेड्यूल कास्ट का वोट बेस है वो शेड्यूल कास्ट का वोट बेस बीजेपी की तरफ जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका अगर कोई उपाय अपोजिशन पार्टी के गठबंधन वालों ने नहीं किया तो बिहार भी हद से जा सकता है, क्योंकि ये चुनाव जो है मोदी वर्सेस लड़ा जाने वाला है। अगर ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है फिर तो 200% गारंटी है मोदी ही जीतेगा, क्योंकि दूर दूर तक मोदी वर्सेस राहुल गांधी में कोई समानता नहीं है। मोदी वर्सेस अगर शरद पवार लड़ाई होती है तो बीजेपी को मुश्किल जाएगा, मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई होती है तो मोदी के लिए मुश्किल जाएगा। ये बातें हैं। तो जैसे कर्नाटका में पिछले कुछ समय कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस को एक अमीर जगी है कि शायद सेंटर में और लोगों में है कि शायद केंद्र में परिवर्तन हो सकता है। तो क्या आप देखते हैं कि जैसे राज्यों में समीकरण चेंज हो रहा है तो विपक्ष को ऐसे हौसला मिल रहा है? कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव हारने से और कांग्रेस के चुनाव जीतने से कांग्रेस के लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। केवल हौसले बढ़े होने से कांग्रेस बहुत बड़े शक्तिशाली बन गई है। कांग्रेस राज्यों का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कांग्रेस का संगठन बहुत लचर और बहुत कमजोर है। जैसे अगर 80 सीटें लड़ना है या यूपी में तो उनको तो कैंडिडेट भी नहीं मिलेगी। इतना कमजोर स्थिति है कांग्रेस की कि अगर उनको 80 लोकसभा की सीटें लड़नी है तो 80 जगह उनको कैंडिडेट मिलेंगे क्या, ये सवाल है। इतनी कमजोर है। अगर हर आदमी को मान लो कांग्रेस पैसा देकर खड़ा करवा दे तो खड़ा तो करवाया जा सकता है। किसी को भी मान लो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ दे करके अगर खड़ा करवा दिया जाए तो वो लोग पैसा ले करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, पैसा ले लेंगे। और आपके द्वारा पिछले कुछ समय पहले कि महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाया गया कि वो सत्ता के अधीन होकर जो काम कर रही है और इसके खिलाफ आपने चरणबद्ध आंदोलन भी कर रहे हैं और एक मोर्चा देवेंद्र फडणवीस के घर पर ले जाने की बात कही है। तो क्या मामला है? ये तो रत्नागिरी में वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमारे बामसेफ संगठन को तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं उन्होंने बामसेफ संगठन का गैर कानूनी तरीके से नाम लेकर के मीटिंग बुलाई। हमने 1 हफ्ता पहले पुलिस अथॉरिटीज को लिख कर दिया कि उसको रोको, मगर उन्होंने नहीं रोका। इसका मतलब है कि उनको कानून के दायरे, कानून और संविधान के दायरे में प्रशासन को काम करना चाहिए। अगर कोई इलीगल काम है तो उसके विरोध में उनको काम करना चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा करने के बजाय आरएसएस और भाजपा के कहने पर अधिकारियों ने काम किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग वहां मोर्चा लेके जा रहे हैं। और होम मिनिस्टर फडणवीस है, फडणवीस के नियंत्रण में वो पुलिस है। इसका मतलब फडणवीस के आदेश पर वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए फडणवीस के घर पर भी लेके जाएंगे। लोग क्या कहना चाहते हैं? जो बीजेपी आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, किसको? जो गद्दार गैंग के लोग हैं। हाँ। तो बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, तो क्या आप लोगों के पास पुख्ता सबूत हैं जिससे आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? 2 प्रकार के सबूत होते हैं। एक प्रकार का सबूत तो ये है कि आप उनके फेवर में काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पुलिस अथॉरिटी के लोग उनको साथ क्यों दे रहे, ये सबूत नहीं है। अगर वो लोग बामसेफ का इलीगल तरीके से नाम लेकर के काम कर रहे हैं और हम सबूत दे रहे, सबूत देने के बाद भी उन्होंने पूछा क्या सबूत है, तो हमने सबूत दे दिए। सबूत देने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या ये सबूत नहीं है? सबूत उन्होंने मांगे कि क्या सबूत है, तो हमने सबूत दिए कि ये हमारा संगठन है, बामसेफ हमारा संगठन है, हमारे संगठन का नाम ले रहे और ये संगठन के नाम का सबूत है, लेके मीटिंग कर रहे करके। इसके बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो ये तो सबूत हो गया ना कि प्रशासन के लोग जो है उनको मदद कर रहे हैं। प्रशासन यानी पुलिस अथॉरिटी का डिपार्टमेंट किसका? फडणवीस का। तो इसका मतलब फडणवीस के इशारे पर काम हो रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं।
कानून और संविधान के दायरे में नहीं कर रहे। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? यही तो सबूत है। एक सर आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। बीजेपी और आरएसएस के लोग बहुत इसको प्रचार में ला रहे हैं और लागू करने की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड में तो जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है उन्होंने कह दिया है कि हम इसको उत्तराखंड में पहले लागू कर देंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इसका अगर लागू होता है तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक तो ये जो मामला है ये 10वें साल में प्रवेश किया, 9 साल तक तो कुछ भी नहीं किया। अगर इनको करना था तो वो 9 साल कर सकते थे, अभी तक तो नहीं किया। तो इसका मतलब है ये करना नहीं चाहते हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए वो ऐसा कर रहे। तो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कब होगा? जब वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगा। जब सड़कों पर उतरेगा तो अपने आप हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो मुसलमानों को मेरी सलाह है कि इसके विरोध में मुसलमानों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, बल्कि ये लड़ाई स्ट्रेटेजिक रूप से SC ST OBC को लड़ने देना चाहिए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इससे आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म हो जाता है। दूसरा, SC ST OBC के लोगों को SC ST OBC के नाम पर रिजर्वेशन है। जब इनको हिंदू बना दिया जाएगा तो इनके आरक्षण के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो आरक्षण के भी विरोध में। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो ऐसा जो शब्द है ये तो वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता कहीं पर भी नहीं है। तो भाई कहां से आया? ये आक्रमणकारी मुसलमानों का, यहाँ के प्रजा जिनको उन्होंने गुलाम बनाया, गुलाम को दिया हुआ नाम है। आक्रमणकारी मुसलमानों ने, जिन आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहाँ के प्रजा को गुलाम बनाया था, अर्थात SC ST OBC को, मराठा, इन लोगों को गुलाम बनाया था, उनको दिया हुआ नाम है। ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तो मुसलमान की दी हुई गाली है। अगर ये मुसलमान की दी हुई गाली है तो ब्राह्मण हमको गाली क्यों दे रहे? हिंदू कहकर SC ST OBC को, मराठा लोगों को गाली क्यों दे रहे? अगर ये गाली है तो वो हमको गाली क्यों दे रहे ब्राह्मण? अभी तो मुसलमान नहीं दे रहे, अभी तो ब्राह्मण दे रहे। ब्राह्मण हमको जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारे ऊपर थोप रहे, जबरदस्ती थोप रहे। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात के, इसका तो विरोध करेंगे। क्या ये हिंदू धर्म नाम का जो धर्म है वो कहां है? किधर है? वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में तो हिंदू शब्द है नहीं। 7वीं शताब्दी के बाद हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा आया। इसका मतलब यह है कि ये अभारतीय शब्द है, ये विरोधी शब्द है, ये मुस्लिम लोगों के द्वारा दिया हुआ शब्द है। तो इसलिए ये शब्द एक तो हमें मंजूर नहीं है। दूसरी बात कि ब्राह्मण धर्मी लोग हिंदू शब्द के आवरण में अपने को छुपाकर ब्राह्मण धर्म हमारे ऊपर थोप रहे। पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से इसका विरोध किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो इसके विरोध में भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। SC ST OBC के नाम पर भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ब्राह्मणों की शैतानी है, ये शैतानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि जैसे प्रचारा जा रहा है और RSS के लोगों की मुख्य मांग रही है कि हिंदू राष्ट्र, क्या अगर ये लागू होता है तो पर्दे के पीछे से हिंदू राष्ट्र लाने का रास्ता साफ हो जाएगा? सवाल ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मण, हिंदू राष्ट्र के पुरोहित कौन है? ब्राह्मण ही है ना। हिंदू राष्ट्र क्या वर्ण व्यवस्था नहीं मानता है? क्या हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था नहीं मानता है? मानता है। क्या हिंदू धर्म जाति व्यवस्था नहीं मानता है? मानता है। क्या हिंदू धर्म अस्पृश्यता नहीं मानता? मानता है। क्या हिंदू धर्म महिलाओं को दास नहीं मानता है? मानता है। क्या हिंदू धर्म जो है शूद्रों पर, OBC के ऊपर शूद्र तो नहीं थोपा हुआ है? तो यही तो हिंदू धर्म है। इसका मतलब है इसका ओरिजिनल नाम तो ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म थोपना चाहते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना।
इसलिए कह रहा हूं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। अब ब्राह्मण धर्म हिंदू के आवरण में हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। गधे नहीं है हम लोग, बेवकूफ नहीं है। सारे देश भर में SC ST OBC के लोग इस पर भारत बंद करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा था कि 2021 में हम ओबीसी की ये मामला मुसलमानों का नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामला मुसलमानों का नहीं है। ये SC ST OBC को गुलाम बनाने का मामला है। वैसे ही मुसलमान गुलाम थोड़ी है। मुसलमान अपने धर्म से कंट्रोल होते हैं, वो उनके कुरान से कंट्रोल होते हैं। मगर SC ST OBC के ऊपर ब्राह्मण धर्म के लोग अपने धर्म ग्रंथ और मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। संविधान के आधार पर तो थोप नहीं सकते, मनुस्मृति के आधार पर थोप सकते हैं। और फिर ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं थोप सकते, इसलिए छुप कर हिंदू धर्म के नाम पर थोपना चाहते हैं। यह बात दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती होगी, हमको समझ में आती है ना, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। एक केंद्र सरकार ने कहा था कि 2021 में हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। आपकी प्रमुख मांग रही है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, पर कोरोना महामारी के चलते ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। पर ऐसा लग रहा था कि 2022 या 23 में केंद्र सरकार कर सकती है, पर उन्होंने नहीं की। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अगर सरकार करती है अभी फिलहाल में जनगणना, तो इसका चुनाव पर असर कोई पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये RSS की लोग सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी OBC का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, मगर उसके पास सारे के सारे फैसले करने का अधिकार थोड़ी है। तो RSS के लोग जो है, बहुत सारे मौलिक फैसले तो RSS के लोग कर रहे हैं। OBC की जाति आधारित गिनती का विरोध RSS के लोग शुरू से कर रहे हैं। RSS के विरोध में जा करके फैसला करने का अधिकार है क्या नरेंद्र मोदी के पास में? मुझे तो नहीं लगता ऐसा फैसला करने का अधिकार मोदी के पास है। ये RSS के पास है ये अधिकार। RSS ऐसा कोई फैसला नहीं होने देगी, और ऐसा फैसला करने का अगर नरेंद्र मोदी ने कोशिश की तो उसको निकाल देंगे, प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। RSS का कार्यकर्ता मेंबर पार्लियामेंट है बहुमत में, नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं है, वो RSS के समर्थक लोग हैं उसके मेंबर पार्लियामेंट। हटा देंगे उसको। तो एक आप वो तो नरेंद्र मोदी उतना ताकतवर आदमी नहीं था, वो तो बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली तो LK आडवाणी थे। उसको साइडलाइन कर दिया उन्होंने, वो कुछ कर नहीं पाए, वो सिंगल आउट हो गए। जब उसको सिंगल आउट किया उस समय बहुत शक्तिशाली था। तो नरेंद्र मोदी भी उतना शक्तिशाली नहीं था जितना शक्तिशाली आडवाणी थे। उसको उन्होंने साइडलाइन किया, इसको भी साइडलाइन कर देंगे। साइडलाइन करने के लिए क्या, RSS के कार्यकर्ता है उनके मेंबर पार्लियामेंट, वो RSS जो बोल देगी वो लोग करेंगे, सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलेगी। तो RSS के विरोध में जाकर जाति आधारित जनगणना करने का फैसला वो नहीं कर सकते। वो तो OBC के वोट हासिल करने के लिए चुनाव के पहले राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान भर दिया था ताकि OBC के लोगों को खुश किया जा सके। OBC के वोट हासिल करने के लिए दिया हुआ बयान था चुनाव के पहले। तो आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं पार्ट 2, और कैसी प्रतिक्रिया है लोगों में, और कितने दिन तक ये चलेगी, और क्या EVM मशीन के बारे में जो जानकारी है वो कुछ भी जानकारी नहीं है लोगों को कि EVM मशीन वोटों की चोरी करती है, कोई जानकारी नहीं है। EVM मशीन में डाला हुआ जो वोट है वो दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये लोगों के पास जानकारी नहीं है। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल में अगर आपका कोई डाटा आप टाइप करते हो तो क्या दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? अगर मैं आपको कोई मैसेज यहाँ टाइप करूँ तो मैं आपके मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ना? कर सकता कि नहीं कर सकता? मेरे इलेक्ट्रॉनिक है, EVM मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक है, EVM मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो मोबाइल का डाटा अगर ट्रांसफर किया जा सकता है तो EVM मशीन का डाटा ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक है, EVM मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मोबाइल का डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है तो EVM का डाटा क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा सकता? लोग सवाल पूछ सकते हैं कैसा करेंगे? वो तो मशीनें चुनाव आयोग के नियंत्रण में। यही तो हमारा कहना है कि चुनाव आयोग ही उसमें शामिल है। चुनाव आयोग उसमें शामिल है। अगर चुनाव आयोग शामिल नहीं होता तो चुनाव आयोग ने 2019 का डाटा 24 सितंबर
2019 को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर की दिए। ईमानदार थे ना तुम, चुनाव आयोग ईमानदार था ना, क्यों उसने डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया? डिस्ट्रॉय करने का अगर चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया, इट मीन्स चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। और सारी ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। सारा ईवीएम मशीन का कोड नंबर चुनाव आयोग को मालूम है, और कोड नंबर को अगर कमांड दिया जाए तो वोट ट्रांसफर दूसरे के नाम पर किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग करवा रहा है ना सारा घोटाला ईवीएम मशीन के द्वारा। बैलेट पेपर पर नहीं कर सकते। बैलेट पेपर कागज का एविडेंस रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पेपर रिकॉर्ड, इसमें फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए दूसरे के नाम पर ट्रांसफर भी हो सकता है। बैलेट पेपर का फिजिकल एविडेंस होता है और उस पर फिजिकल ठप्पा लगा होता है, इसलिए दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ए के नाम पर ठप्पा लगा है तो बी के नाम पर कागज ट्रांसफर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफर हो सकता है। ये फंडामेंटल रीजन है। ईवीएम मशीन से घोटाला किया जा सकता है, और एक कंप्यूटर पर बैठा हुआ एक आदमी एक जगह बैठ करके सारे देश का चुनाव प्रभावित कर सकता है, ऐसा अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपर्ट्स लोग जो है ईवीएम के, वो कहते हैं। जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई वो ईवीएम मशीन पर चुनाव नहीं कर रहे। दुनिया में भारत जो है वो टेक्नोलॉजी का एडवांस कंट्री नहीं, अमेरिका है, जापान है, जर्मन है, जिन्होंने मशीन बनाई वो ईवीएम मशीन का यूज नहीं करते। दूसरा, भारत में जो ईवीएम मशीनें उपयोग में लाई जा रही है उसका पेटेंट भी नहीं है। पेटेंट ना होने का मतलब है दुनिया की नजर में ईवीएम मशीन ईमानदार मशीन नहीं है। क्यों? पेटेंट नहीं है। पेटेंट एक सर्टिफिकेट है कि वो मशीन जीनियन है, जिस पर्पस के लिए बनाई गई है उस पर्पस के लिए वो काम कर सकती है। ऐसा सर्टिफिकेट होना है ही नहीं उनके पास, तो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं उनके पास। तो 2024 में अगर नहीं हटती है तो क्या आपका कदम रह सकता है आगे का? 2024 के पहले हम लोग बड़ा भारतव्यापी इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। पहले तो हम लोग इसको लिख कर दे देंगे कि भैया आप लोग स्वीप करना चाहते हो तो ये मशीनें जो है उसका डिज़ाइन सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में डिसाइड करना चाहिए, तो ही इसके लिए हम अलाउ करेंगे। जी। हर मशीन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में और नागरिक पैनल के निगरानी में होना चाहिए, नहीं तो इसके विरोध में भारत बंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट माननीय वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी चर्चा रखी है। रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।